तो गाइस सिंबल को आप सब लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो सिंबल्स के बाद अब मैं आता हूँ थोड़ा सा अपने मेन स्ट्रीम में सेट्स के ऊपर कि भैया सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सही मायने में सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना। चीज़ों को इकट्ठा करके जो हम एक ग्रुप्स बनाते हैं उसको हम एक सेट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपके आगे 4 बॉक्स रख दिए, 3 बॉक्स रख दिए, है ना। एक से मैंने कहा भैया इसके अंदर सारी गेंदें डालना, जितने भी बॉल्स हैं, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, कोई भी बॉल्स हो सारी इसके अंदर डाल देना। एक में मैंने कहा बेटा फ्रूट्स इकट्ठे करना, सब तरह के फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए। एक में मैंने कहा बेटा आप लोग इसके अंदर सारी बुक्स डाल, जितनी भी बुक्स रखी इस बॉक्स में सारी बुक्स भर देना। तो मैंने अलग अलग कलेक्शंस तैयार किए, करेक्ट। तो इन कलेक्शन, इन ग्रुप्स को कलेक्शन कहा जाता है। फिर मतलब ये सेट क्या होता है, तो मेरे जो सेट आता है, सेट को सही मायने में जब हम सेट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सभी कलेक्शन तो थे बट ये वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। फिर वर्ड उठा, बोले साहब वेल डिफाइंड क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर डेफिनेशन पर वापस लौटूंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे मैंने कहा भैया आपको कलेक्शन करना है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। आपको इवन नंबर्स का कलेक्शन करना है, यानी आपको इवन नंबर इकट्ठे कर कर लिखने हैं। तो आप सभी लोग क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 डे, सभी लोग ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पक्की बात है, एक भी ऐसा तो नहीं है कोई 1, 3, 5, 7 लिखेगा, नहीं, यानी सभी लोग 2, 4, 6, 8 लिखेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ, मैं आपसे कहूं द कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक। एक वीक के दिन को कलेक्ट करना है, तो सभी लोग इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, टेस्ट सैटरडे ये लिखेंगे कि नहीं? कोई भी इसमें जनवरी फरवरी तो नहीं लिखेगा, नहीं। बचपन से सीखते आ रहे संडे मंडे आर द डे ऑफ द वीक, ठीक है। बट अब आता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। द कलेक्शन ऑफ, एक और कलेक्शन पर आ रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हाँ भैया, अब यहां पर आपका थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ यूं हो गया कि कोई, बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा बहादुर हैं, वो छिपकली से भी डर जाते हैं, बहादुर है पर छिपकली से डर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे डरपोक हैं जो भैया शेर से भी नहीं डरते, डरपोक है पर शेर से भी नहीं डरते। तो यानी हर एक के लिए इस मोस्ट डेंजरस एनिमल वर्ड का मीनिंग बदल गया। कुछ लोग लिखेंगे भैया मुझे तो छिपकली से डर लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। कुछ लोग लिखेंगे भैया मुझे तो शेर से डर लगता है। कुछ लोग लिखेंगे भैया मुझे तो किसी से डर नहीं लगता, मेरा ब्रैकेट तो खाली रहेगा। यानी हर एक का एक अपना अपना ओपिनियन आ गया या नहीं आ गया, सबका एक पर्सनल ओपिनियन आ गया, जो हर एक के अकॉर्डिंग सही था बट दूसरे के अकॉर्डिंग गलत था। तो एक ऐसा कलेक्शन जो कि सबके द्वारा सही हो, यानी सबके द्वारा सेम बनाया जाए, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है बच्चों। बट ऐसा कलेक्शन जो कि इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से बना हुआ हो, यानी एक ने अगर कहा तो दूसरे ने उसको मना कर दिया, तो ऐसा कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता। तो अब वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। तो ये जो 2 एग्जांपल मैंने दिए ये तो सेट हैं, बट इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। तो यानी सेट की क्या डेफिनेशन निकल कर आई? अब द वेल डिफाइंड कलेक्शन of the numbers, functions, polynomials and any other objects, well defined collection is called a set, is called a set, इसको सेट कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में लिख कर दी है, अब आराम से देखिएगा। तो a well defined collection of the number, functions, polynomials is called a set। क्या कहलाता है बेटा? सेट कहलाता है। तो यहाँ तक पहले इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है, समझ में आता है सबको सेट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ तक बात पूरी हो गई। सेट का मतलब तो समझ में आ गया कि a well defined collection। फिर बात है सेट को डिनोट किससे करती है? तो मेरे बच्चों सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स से। मतलब जितने भी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मैंने लिखे हैं, तो मैंने क्या लिखा है? A = 2, 4, 6, 8, इस तरह से। ये A, B,
इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू समथिंग टाइप, और इन ब्रैकेट्स को जो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लगाए हैं इसको कलेक्शन के तौर पर हम यूज करते हैं कि भैया इस ब्रैकेट के अंदर हमने सारे एलिमेंटों को फिक्स कर दिया या सारे एलिमेंटों को रख दिया, ये हमारे सेट की डेफिनेशन बनती है। तो मैं समझता हूँ सबको यहाँ तक समझ में आ गई। फिर इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड आता है कार्डिनल नंबर, आता है कार्डिनल नंबर, ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है कार्डिनल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर? द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। जैसे पहले वाले में क्या है, इन्फिनिटी है भाई, पहला एग्जांपल आप देख रहे हो 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, हजारों एलिमेंट आ जाएंगे, हजारों एलिमेंट, यानी पहले का कार्डिनल नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी। बट अगर मैं सेकंड वाले एग्जांपल पर जाऊं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितने हैं, बोले 7 एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 7। तो इसका कार्डिनल नंबर सी क्या हो गया, इसका कार्डिनल नंबर सीडी नंबर क्या हो गया बेटा, 7, और इसका सीडी नंबर क्या हो गया, इंफिनिटी। पर तीसरा वाला एग्जांपल तो सेट ही नहीं था, तो इसका कार्डिनल नंबर नहीं होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। डेफिनेशन में लिख लिया है, नोट में नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो मेरी बात ज़्यादा समझ में आ गई। अब एक 2 मिनट का मैं वीडियो को रोकिएगा, सुनिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज है 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे, तो वहां यही पूछा गया है कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप 1 मिनट के लिए 1.1 खोलें और हमें तय करें कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, 2 मिनट के लिए आप उसको ध्यान से देखिए। तो गाइस सब लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े होंगे, उसमें एक एग्जाम्पल है द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द वर्ल्ड। एक तो बच्चों ने मुझसे क्वेरी की है, द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। हाँ भाई, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हर एक के अकॉर्डिंग अपने अपने अलग अलग होंगे कि नहीं। कुछ लोगों को कॉमिक्स पसंद है चाचा चौधरी की, तो उनके लिए उनका राइटर बेस्ट है। कुछ लोगों को नॉवेल्स पसंद है अरुंधति राय की, तो उनको उनका राइटर पसंद है। कुछ लोगों को धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पसंद है, तो उनके लिए वो राइटर बेस्ट है। तो हर एक के अपने अपने टैलेंटेड राइटर्स होंगे, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ सेट, ये भी सेट नहीं होगा। तो होप तो कि सबने एग्जाम्पल पढ़ा होगा और सबको समझ में आया होगा। देन आफ्टर मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरे पास एक टॉपिक आता है जिसको मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेटों को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बच्चों सेट्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, और नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म क्या है अभी आऊंगा, पर इससे पहले इसके 1-2 नामकरण और हैं, वो भी देख लेते हैं। रोस्टर को हम टेबुलर भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म आई तो उसका मतलब भी रोस्टर ही है। और अगर मान लीजिए आपसे कहे कोई लिस्टेड फॉर्म, तो उसका मतलब भी रोस्टेड फॉर्म ही है। ये सभी रोस्टर, टेबुलर, लिस्टेड एक ही बात है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म अलग, इसका एक ही नाम है। अब बात है ये होते क्या है, तो चलो मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल से। याद होगा मैंने अभी भी एक एग्जांपल लिखा था, ए सेट था और मैं लिख रहा था x such that x is an even number, और फिर इसी को मैंने एक्सपेंड करके कुछ ऐसे लिखा था 2 4 6 8 10 डैश 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 था। यानी एक ही एग्जांपल को मैंने 2 अलग अलग तरीके से लिखा। एक तो मैंने थ्योरी से लिखा और एक मैंने एक्सप्लेन करके लिखा। देन द एक्सप्लेन्ड फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म and the theoretical form is called set builder form. I repeat again, जो एक्सप्लेन कर करके लिखते हैं हम चीजों को, वो तो हमारी क्या कहलाती है बेटे, रोस्टर फॉर्म कहलाती है। और जो थ्योरी में लिखी हो उसको हम हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इतनी बात पहले क्लियर समझ में आती है। कुछ यहाँ पर बातें लॉजिकली थोड़ी सी और समझनी होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे कह दिया, एक और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड इलाहाबाद ले, थोड़ा सा स्पेलिंग को चेंज कर रहा हूं अपने हिसाब से, ये लिख इलाहाबाद, ठीक है।
इलाहाबाद। और मुझसे कहा गया इसकी मुझे रोस्टर फॉर्म, भाई ये तो सेट बिल्डर हो गई, जो थ्योरी में लिखी है वो सेट बिल्डर, जो एक्सप्लेन करके लिखी जाए वो रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब बात है यहाँ इलाहाबाद, इलाहाबाद को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटा, ए एक्स क्या है, इसका लेटर ही तो है ना, ए एल, एल दोबारा नहीं लिखेंगे, यानी कि सेट में जब हम रोस्टर फॉर्म लिखने बैठते हैं या एक्सप्लेन फॉर्म लिखने बैठते हैं तो उसमें लेटर्स का या एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता, एक एलिमेंट एक ही बार। तो ए एल, एल लिख दिया तो एल, फिर उसके बाद एच, ए लिख चुके हैं, बी, ए लिख चुके हैं, डी, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। यानी एक और बढ़िया बात निकल कर आ गई इस डिस्कशन में कि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंटों का रिपीटेशन नहीं होता, यानी एलिमेंटों को दोबारा दोबारा नहीं लिखते, एक बार जो एलिमेंट लिख दिया सो लिख दिया। करेक्ट है? यहां तक पहले मेरी बात समझ में आती है सबको? क्या मीनिंग है सेट का, क्या मीनिंग है? जब यहां तक आपको समझ गए तो मैं आपको कुछ अब सबसे पहले सब स्टैंडर्ड सेट सिखाऊंगा, है ना। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन क्या है सेट्स के, वो हम लोगों को देखने हैं। तो ठीक है, एक मिनट देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सेट्स की तरफ आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड सेट से मतलब जो इसमें किताब में बहुत ज्यादा आपको यूज करने पड़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से स्टार्टेड होने वाले पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स है ना। तो 1 2 3 4 इसको हम कैपिटल एन से, ध्यान रखिए मैंने यहाँ ग्रीन से जितना भी लिखा है नोटेशन, तो जब भी एन कैपिटल एन आए तो इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। करेक्ट। दूसरा द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दुनिया के जितने तरह के नंबर्स हैं सिवाय अंडर रूट के अंदर नेगेटिव और अपॉन में जीरो को छोड़कर दुनिया में जितने तरह के नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। देखिए, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो माइनस नेगेटिव का नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो, चाहे वो पॉइंट का हो, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, चाहे वो इरेशनल हो √3, कोई भी नंबर हो सिवाय दो तरह के नंबर, एक तो अपॉन में जीरो वाले, जिनके अपॉन में जीरो आ जाए वो इन्फिनिटी हो जाते हैं, जानते ही हैं, 10th क्लास से पढ़ा है। और दूसरा जिनके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आई, अंडर रूट के बाहर नहीं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आई, ऐसे कभी आ जाए तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, रियल नंबर नहीं कहलाते। तो दुनिया के सब तरह के नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं सिवाय इमेजिनरी और इन्फिनिटी को छोड़कर, ठीक है। उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। फिर आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर समझते हैं, बिना पॉइंट वाले, बिना फ्रैक्शन वाले नंबर्स, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। -1 -2 -3 0 1 2 3, जिनमें पॉइंट नहीं है, जिनमें अपॉन नहीं है, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर इसी के दो क्लासिफाई कर दिया, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो भैया पॉजिटिव इंटीजर्स को कलेक्ट किया तो Z+ और नेगेटिव को किया तो Z-। बहुत बड़ा रोल आएगा Z का, ध्यान रखिएगा। Z जब भी लिखा हो समझ लीजिए तो सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है साहब। दूसरी बात आप नोटिस कीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने दोनों में से किसी में भी जीरो नहीं लिखा, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आता है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर्स में आता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता हूं द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जानते हैं, होते नेचुरल नंबर इतना ही है, बस स्टार्टेड जीरो से हो जाते हैं, तो 0 1 2 3 4 टाइप के नंबर्स होल नंबर कहलाते हैं। उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिए, W जब भी आए दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया द सेट ऑफ होल नंबर कह रहे हैं। इसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर? रेशनल जानते थे, 10th क्लास में पढ़ते थे, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, या तो रिपीट होते रहे या टर्मिनेट हो जाए, जैसे इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर का ये सेट होता है उसको हम लोग क्यू से कहते हैं। बच्चे कहते हैं इरेशनल का सेट को किससे दिखाएंगे, तो वैसे उसको R-Q कहा जाता है, बट अभी नहीं, वो आप आगे पढ़ेंगे जब हम डिफरेंस ऑफ द सेट सीखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आकर हमने स्टैंडर्ड सेट्स का एक परफॉर्मा तैयार कर लिया, कॉपी पर नोट कर लीजिए, आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को, ठीक है, नोट कीजिए। तो गाइस अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर में लिखना है यानी एक्सप्लेन करके लिखना है, या एक्सप्लेन फॉर्म दे रखी है उसको सेट बिल्डर यानी थ्योरी वाले स्टेटमेंट में लिखना है। तो हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, थोड़े से एग्जाम्पल दे तो समझेंगे, यहाँ कोई फॉर्मूला या स्टेटमेंट का काम नहीं है। अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, जैसे एज अ एग्जाम्पल, मैं एज अ एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेहतरीन एग्जाम्पल से समझिएगा। A इक्वल्स टू लिख दिया x बिलोंग्स टू z। अब z सबको पता होना चाहिए, मैंने अभी भी बताया z का मतलब इंटीजर है, एंड x लाइज
-1/2 to 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई रिपीट, -1/2 से 3 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। इंटीजर समझ में आता है, बिना पॉइंट वाले या बिना फ्रैक्शन वाले नंबर्स। तो मेरे बच्चों -1/2 देते हो, अगर कंफ्यूजन हुआ तो नंबर लाइन बना लो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। हाँ भाई, माइनस का हाफ कहाँ होगा, यहाँ कहीं, ठीक है। और 3 कहाँ होगा, बोले भैया यहाँ कहीं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 3 में इक्वल भी है तो 3 भी आ रहा है। तो यानी रिजल्ट क्या हो गया, 0 1 2 3, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। ये इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म थी उसकी ये रोस्टर फॉर्म हमारी तैयार हो गई। सेट बिल्डर से रोस्टर, यानी जो थ्योरी हमें दे रखी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर कर लिख देना। एक और एग्जांपल समझते हैं, बेहतरीन एग्जांपल है, सोचिएगा, थोड़ा टिपिकल सा भी ले रहा हूं। एक्स सच दैट x² लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू z। z ही ले लिया मैंने। इंटीजर्स समझते हैं, -1 -2 0 1 2 टाइप के एलिमेंट्स। हाँ जी, x वो एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा या बराबर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने इंटीजर पढ़ना शुरू किया, पहले पॉजिटिव में चलते हैं, चलो 0 से शुरू करते हैं। हाँ भाई, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 क्या 4 से छोटा है, बोले हाँ है, तो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, वो 4 से छोटा है। हमें यहाँ वही एलिमेंट लिखने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या बराबर हो, ठीक है। अब 1 कंसीडर करो, 1 का स्क्वायर, बोले भैया 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 से छोटा है, चलेगा। 2 का स्क्वायर 4, x बराबर 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, क्या 2 का स्क्वायर 4 छोटा या बराबर है, बोले बराबर तो है ही भैया, तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब 3 कंसीडर किया x की वैल्यू को, जब 3 कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² 9, क्या 9 4 से छोटा है, बोले नहीं, यानी 3 नहीं लिख सकते। आगे के सब बेकार। अच्छा, थोड़ा नेगेटिव में भी कर लो, क्योंकि उन्होंने जेड ही तो कहा है, जेड प्लस किया था तो हम केवल पॉजिटिव में आकर रह जाते, 0 भी नहीं लिखते, बट क्योंकि उन्होंने जेड लिखा है तो हमने नेगेटिव में भी कंसीडर करना है। तो अब -1, हाँ भाई, -1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर बोले +1, 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो -1 भी कंसीडरेबल है। हाँ भाई, -2 का स्क्वायर करो, 4 छोटा है क्या, बोले हाँ बिल्कुल छोटा है ना, बट छोटा नहीं है, बराबर है ना, इसलिए -2 भी कंसीडरेबल है। -3 कंसीडर करना, -3 का स्क्वायर 9, 4 से छोटा है या बराबर है, बोले बड़ा है, था बड़ा है, इसका मतलब कंसीडर नहीं हो सकता। तो ये इसकी फॉर्म बन गई, इसके आगे के एलिमेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरी बात यहाँ तो समझ में आएगी, यानी दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से हमें एक्सप्लेन कर करके एलिमेंट्स को लिखना, ये हमारा पहला कन्वर्जन हो गया, जिसको हम सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में 1.1 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सेट बिल्डर टू रोस्टर या रोस्टर टू सेट बिल्डर करना है। तो हमने अभी पहला कन्वर्जन सीखा है, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, करेक्ट है। जल्दी से 1 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर हम सेकेंड कन्वर्जन पर आते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अभी आप लोगों ने सेट बिल्डर टू रोस्टर देखा था, अब रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे, करेक्ट है। चलो थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं। ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल है, इसे ध्यान से देखना बेटा। एग्जाम्पल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक सेट लिख दिया, 1 4 9 16 25 लिखा हुआ है, और मुझसे कहा गया ये कौन सी फॉर्म है, जानते हैं कौन सी फॉर्म है, रोस्टर है, सभी जानते हैं ना, रोस्टर फॉर्म है, जो एक्सप्लेन्ड है वो रोस्टर है। और मुझसे कहा गया कि मुझे इसकी सेट बिल्डर यानी वही एक्स सच दैट एक्स थ्योरी वाली फॉर्म बनाकर लानी है। चलो, तो अब a इक्वल्स टू, दिमाग लगाओ ये आखिर है क्या, फॉर्मूला ढूंढा करो, एक्स सच दैट, ये क्या है, नोटिस करो क्या है ये चीज, 1 4 9 16 क्या है, क्या ये स्क्वायर नहीं आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। ये आपको ढूंढना है कि वो क्वेश्चंस के अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, या किसी के स्क्वायर्स हैं, या किसी के क्यूब्स हैं, या एनीवन। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आ गया एक्स एक्स इक्वल्स टू n स्क्वायर, n स्क्वायर लिख दिया, पर n कहाँ से कहाँ तक, 1 to 5 तक, फिर n मूव करता है 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर से। टैली करो इस लाइन, मैं रिपीट करूंगा, 1 से 5 तक, क्यों 1 का स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर है, 3 का, तो n की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, पहला एलिमेंट मिल जाएगा। 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। 4 डालूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, चौथा एलिमेंट मिल जाएगा। 5 पुट करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, पांचवा एलिमेंट, यानी पूरे एलिमेंट मिल जाएंगे, यानी इससे ये मिल जाएगी, इससे ये मिल जाएगी। तो ऐसे आपको ढूंढना है कि भैया कौन से फॉर्म में क्या बना हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार बेहतरीन तरीके से। हाँ जी, क्या दिख रहा है, थोड़ा इस पर जो आजमाइश कीजिए। मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ये क्या चीजों को फॉलो कर रहा है वो आपको देखना है, क्या फॉलो कर रहा है। हुआ किसी को नोटिस हुआ? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 32, 2 टू द पावर 6। यानी अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू 2 की पावर n, पावर बढ़ती जा रही है। कहां से कहां तक? बोले भैया 1 से लेकर और 6 तक, नेचुरल नंबर से। क्या लिखना, क्या मैंने सही लिखा है क्या? रेंज जरूर लिखिए कि कहां से कहां तक का है और किस में बिलोंग कर रहा है, ये दो चीजें जरूर लिखिए फॉर्मूला पहचानने के बाद। तो आप देखिए n क्या 1 लगाएंगे तो मिल जाएगा, 2 लगाएंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 लगाएंगे तो 8, 4 लगाएंगे तो कुछ ऐसा जनरल तैयार कीजिए कि जिससे आपका ऊपर वाला सेट तैयार हो सके। ठीक है, ये थोड़ा मेहनत का बेटा, क्योंकि यहाँ आपको अपने हिसाब से रीजनिंग की तरह काम करना है। ये ढूंढना है कि कौन सी चीजें इससे रिलेटेड हो रही हैं, करेक्ट है। जैसे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, a इक्वल्स टू, सोच कर जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसमें करना है क्या है। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या चीज दिख रही है इसके अंदर, क्या फॉर्मूले का यूज किया गया है। रीजनिंग की तरह ढूंढो, जैसे रीजनिंग करते थे ना वैसे। कुछ आ रहा है ना यार? चलो मैं देख, 2, 5, 10, 17, 2 मतलब 1 + 1, 5 मतलब 4 + 1, 10 मतलब 9 + 1, यानी स्क्वायर +1, 17 मतलब 16 + 1, 26 मतलब 25 + 1, सभी के स्क्वायर में +1। ये आपको ही ढूंढना है। हो सकता है कि आप कोई और जनरल अलग से और कोई फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिकली आपने यही तैयार किया हो, बट ये आपको ढूंढना है। तो क्या दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर यानी n² + 1, और n कहां से कहां तक, 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू मूव कर रही है 1 से लेकर 5 तक। कहां से? नेचुरल नंबर से। अब जरा वेरीफाई करते हैं, जब 1 डालेंगे तो 1 + 1 2, पहला एलिमेंट आ गया। 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, दूसरा एलिमेंट आ गया। 3 डालेंगे तो 9 + 1 10, तीसरा। तो देखिए सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आया होगा। मेहनत का काम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब समझ पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा रीजनिंग पोर्शन पर भी काम करना होगा। तो क्लियर हो गई बेटा। एनसीईआरटी में शायद 4th 5th क्वेश्चन में हमको इनको कन्वर्ट करना होगा, सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर। तो 1.1 निकालेंगे उस एक्सरसाइज के अंदर, इसी तरह का काम है। तो आज मैं चाहूंगा कि सारे लोग पहले 1.1 को निपटाएं, तब आगे वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेट की तरफ। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नोट कीजिए।